नमस्कार। मैं मूलचंद पटेल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज का जो टॉपिक है व्यक्ति तथा समाज में संबंध। व्यक्ति और समाज इन दोनों के बीच में संबंध की बात जब की जाती है तो कुछ विद्वान व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि समाज महत्वपूर्ण है। इस संबंध में यूनानी दार्शनिक अरस्तु की बात करें, जो विश्व विजेता सिकंदर का गुरु था, और दार्शनिक प्लेटो जिसका शिष्य माना जाता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में कहा था कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, किंतु जब वह बिना किसी न्याय और कानून के जीवन जीता है तो वह सबसे भयंकर हो जाता है। यदि आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह कहता है कि मुझे तो केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप अपने समाज का सदस्य मत समझो। वह या तो जंगली जानवर होगा या फिर देवता। अरस्तु की यह बात आज भी लागू होती है मानव समाज पर। व्यक्ति और समाज इन दोनों अवधारणाओं के बीच में जब व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है तो इस व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानने वालों में प्रसिद्ध विद्वान हॉब्स, जिन्होंने लेवियाथन पुस्तक लिखी थी, लॉक, जिन्होंने टू ट्रेटाइज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध पुस्तक लिखी, और रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक समझौता पुस्तक लिखी। इन तीनों ने मानव की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। इनके अनुसार मनुष्य ने प्रकृति की गोद में जब अपनी आंखें खोली तो प्रकृति ने ही व्यक्ति का पालन पोषण किया। कंद, मूल, फल, फूल, ये सारी चीजें जो है मानव के पालन पोषण के लिए सिद्ध हुई। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ी तो व्यक्ति को जो है कठोर संघर्ष करना पड़ा। परिणाम स्वरूप वह आखेट करने लगा, पशुओं को मारने लगा। परंतु जब उसके जहन में यह आया कि कुछ पशु उसके लिए लाभदायक भी है, तो उन पशुओं को वह पालने लगा, पालन पोषण करने लगा, और इसके पश्चात पशुओं को एक स्थान पर रखा जाने लगा और वहां उसको भूमि की आवश्यकता हुई। यही पहला कारण है जहां व्यक्ति पहली बार एक सीमित मात्रा में भूमि पर रहने लगा और कहने लगा यह भूमि मेरी है। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक भूमि हुआ करती थी, समाज में वह व्यक्ति शक्तिशाली माना जाता था, और जिसके पास में भूमि नहीं या बहुत कम थी वो कमजोर माना जाता था। इस प्रकार यहां एक कहावत प्रचलित होने लगी, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहावत है वो चरितार्थ होने लगी। शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर हावी होने लगे और उन्हें जबरन जो है अपने अनुसार कार्य करवाने लगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अस्तित्व संकट में पड़ गया। और उसके पश्चात रूसो का मानना है कि सभी व्यक्तियों ने मिलकर के यह तय किया कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो व्यक्ति के अस्तित्व की सुरक्षा कर सके। तभी जाकर उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक समझौता किया, और उस समझौते के तहत एक समाज रूपी व्यवस्था का निर्माण किया, जिसके तहत वो समाज शक्तिशाली व्यक्तियों जो कमजोर व्यक्तियों पर हावी होते हैं, उन कमजोर व्यक्तियों के हितों की रक्षा करेगा। यह पहला अवसर था जब सभी लोगों ने मिलकर के सामाजिक समझौता किया।
इस संबंध में हॉब्स जो है वो लेवियाथन में मानव की प्राकृतिक अवस्था में इसी बात को दोहराता है कि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, उन्होंने मिलकर के, संगठित होकर के अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जो है यह कदम उठाया। इस प्रकार यह हॉब्स, लॉक और रूसो का सामाजिक रूप से चित्रण किया गया है, जो कि मानव की प्राकृतिक अवस्था को दर्शाता है कि किस प्रकार से वह समाज रूपी अस्तित्व में आया है। परंतु ये व्यवस्था जो रही है, इसमें कुछ कमियां भी नजर आती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसा व्यवस्था कभी नहीं रही है जहां व्यक्ति तो है लेकिन समाज नहीं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए प्रारंभ में व्यक्ति जंगली जानवर की तरह रहा था, तो अचानक उसमें आज की इस व्यवस्थित समाज जैसी व्यवस्था की स्थापना कैसे कर ली, इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो सावयवी सिद्धांत, और सावयवी सिद्धांत में समाज को महत्व दिया जाता है। समाज साध्य है और व्यक्ति साधन है। समाज के हित के लिए व्यक्ति का बलिदान दिया जा सकता है। इस समाज रूपी व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानने वाले विद्वानों में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम प्रमुख आता है। इंग्लैंड के समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयवीवादी सिद्धांत की बात की। सावयववादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार कि समाज जो है वो शरीर की भांति है। जैसे शरीर का निर्माण विभिन्न कोशिकाओं से होता है, अनेक कोशिकाओं से होता है, हाथ, पैर, नाक, आंख, कान विभिन्न इकाइयों से होता है, और ये इकाइयां शरीर के साथ में जुड़े रहने के कारण ही इनका महत्व होता है। हाथ का कार्य तभी महत्वपूर्ण है जब वो शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि हाथ को काट करके अलग कर दिया जाए तो वह कार्य नहीं कर पाएगा, उसका महत्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए सभी इकाइयां तभी संचालित हो पाएगी जब वो इकाइयां शरीर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार समाज के अंदर विभिन्न इकाइयां, व्यक्ति है, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, विश्वास, जनरीतियां, मूल्य, प्रतिमान, धर्म, ये सारी इकाइयों के रूप में विद्यमान होती है। व्यक्ति का महत्व तभी है जब वह समाज में रहता है। अगर वह समाज से अलग चला गया तो उसके व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार यह सिद्धांत, सावयववादी सिद्धांत, समाज को महत्वपूर्ण मानता है, व्यक्ति को गौण मानता है। इस सिद्धांत में यह कहा गया, अन्ना, इजाबेला, कास्पर, हासल, रामू, विक्टर, कमला, अमला, ये उदाहरण दिए गए जिसमें कहा गया कि ये लोग समाज से पृथक रहे और समाज से पृथक रहने के कारण इनका जीवन जंगली जानवर जैसा हो गया। यानी कि इनका समाजीकरण नहीं हो पाया। व्यक्ति का महत्व तब है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब वह समाज के अंदर रहे। लेकिन जो ही समाज से अगर वो पृथक हो जाता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। यही कारण है कि इस सिद्धांत में समाज सर्वोपरि है, समाज साध्य है। परंतु जब इसकी आलोचना की अगर हम बात करें तो क्योंकि जिस प्रकार ये दोनों, व्यक्ति और समाज, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिना व्यक्तियों के समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अर्थात व्यक्तियों से मिलकर के ही समाज बनता है। ऐसा नहीं है कि समाज अपने आप में हो जाएगा, व्यक्ति होंगे तभी समाज होगा। इसलिए ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं।